हेलो एवरीवन, आज की हम इस वीडियो में यूपी बोर्ड 12th क्लास अकाउंट के पेपर का रिव्यू लेंगे। इस पेपर में हम देखेंगे हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से उसके सॉल्यूशन के साथ। हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे, प्लस ये भी देखेंगे कि यूपी बोर्ड ने 2023 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे थे, पेपर कैसा रहा था, मुश्किल रहा था, आसान रहा था, ये लेंथी रहा था। और इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि आंसर किस तरह से लिख के आने होते हैं। ये बेसिकली इंग्लिश मीडियम जिन्होंने ऑप्ट कर रखा है, यूपी बोर्ड में दो तरह के बोर्ड होते हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। जिन बच्चों ने इंग्लिश मीडियम में पेपर करके आने हैं उनके लिए ये वीडियो है। और इसके अंदर हम देखेंगे कि वेटेज अलग अलग होता है क्वेश्चंस का। जैसे 2 नंबर का भी होता है क्वेश्चन, 5 नंबर का भी होता है, 10 नंबर का होता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि 2 नंबर में कितना लिख के आना होता है, 5 नंबर में कितना लिख के आना होता है और 10 नंबर में कितना लिख के आना होता है। सब चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें बताया है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं 1 से लेकर 10 तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट इज क्या होता है? रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, क्या होता है? रियल अकाउंट होता है, क्योंकि बेसिकली इसके अंदर कैश ट्रांजैक्शन और बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करे जाते हैं। ये कौन बनाता है? ये रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट ये एनजीओ बनाती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रीपेड बाय, ये वाली एनजीओ ही रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट और एनजीओ ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है। एनजीओ कौन होती है? जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं सोशल मोटिव के साथ। तो नन ऑफ दीज, ना ही सोल ट्रेडिंग का ऑर्गेनाइजेशन होती है, ना ही पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन होती है, ना ही कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एनजीओ होती है। यहाँ पे कोई सा भी नहीं, तो नन ऑफ दीज लगा दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली क्या होता है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, कोई नहीं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली नॉमिनल अकाउंट होता है आपका। रिडक्शन इन लाइबिलिटी, रिडक्शन इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी घट रही है आपकी, लॉस तो है नहीं, ना ही आपको कोई पैसा रिसीव हो रहा, तो बेसिकली ये प्रॉफिट होता है। रिडक्शन इन लाइबिलिटी मतलब होता है प्रॉफिट होता है आपका। पार्टनरशिप एक्ट वाज इन्फोर्स, पार्टनरशिप एक्ट कब इन्फोर्स में आया? 1932 में आया, जो आप पढ़ते हो पार्टनरशिप बुक के अंदर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर ही। फिर बता रहे हैं लोन टेकन फॉर स्पेसिफिक पर्पज विल बी शोन। अगर लोन आपने किसी स्पेसिफिक पर्पज से लिया है तो उसको आप लाइबिलिटी साइड दिखाते हो बैलेंस शीट के अंदर। शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी आर, शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी के कौन होते हैं? मालिक होते हैं। कौन होते हैं? जी, मालिक होते हैं, ओनर ऑफ द कंपनी होते हैं। ऑप्शन नंबर 4। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट लाइबिलिटी, कौन सी करंट लाइबिलिटी नहीं है? बिल पेबल करंट लाइबिलिटी होती है, और बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी होती है, शेयर कैपिटल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये भी करंट लाइबिलिटी होती है। तो शेयर कैपिटल करंट लाइबिलिटी नहीं होती, ये शेयर होल्डर फंड का पार्ट होता है। चलिए, ये वाला इसका ये वाला बन जाएगा। फीचर्स ऑफ ए कंपनी, कंपनी के फीचर्स पढ़े हैं आपने। आर्टिफिशियल पर्सन होता है, क्रिएटेड बाय लॉ होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, कॉमन सील होती है। तो ये ऑल ऑफ दीज हो गया, यहाँ पे सभी फीचर हैं कंपनी के। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी के 50 हैं, लेकिन अब बदल के 2 से अब 200 हो गए। मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। लेकिन जिस टाइम पे पेपर आया था तब आपके मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 थे। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 50 आएगा। चलिए अब चलते हैं पार्ट बी पर, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 पर, क्योंकि मल्टीपल चॉइस मतलब एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। इजी पोर्शन था, आसान थे क्वेश्चन सब। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का ऑब्जेक्ट क्या होता है बनाने का? देखिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह से लिखना है और कितना लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 से 4 लाइन लिख सकते हैं आप। यहाँ तो जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा है, तो आप जब बोर्ड में जाएंगे तो बोर्ड की कॉपी काफ़ी बड़ी होती है, बोर्ड की जो कॉपी होती है काफ़ी बड़ी होती है। तो मैंने यहाँ से जो लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपकी 3 से साढ़े 3 4 लाइन में आ जाएगा इतना। स्टार्ट करते हैं। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज समरी ऑफ ऑल आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर विच रिलेट टू ऑनगोइंग, दैट इज करंट अकाउंटिंग ईयर। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट इज टू फाइंड आउट द सरप्लस और डेफिसिट अराइजिंग आउट ऑफ करंट इनकम ओवर करंट एक्सपेंसेस। बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है, ये समरी होती है उन सभी आइटम की, मतलब आपकी टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर जो आपने करंट अकाउंटिंग ईयर में करे, उसका समरी होता है पूरा इसके अंदर। ऑब्जेक्ट जो होता है इस अकाउंट को बनाने का, ये सरप्लस और डेफिसिट पता करना होता है। ऑब्जेक्ट जो है इस अकाउंट को बनाने का यही है कि आपका सरप्लस रहा पूरे साल में या डेफिसिट रहा आपका पूरे साल में। तो यहाँ पे कोई प्रॉफिट और लॉस निकल के नहीं आता। प्रॉफिट में या इसकी लैंग्वेज में बोला जाता है सरप्लस, और लॉस को बोला जाता है इसकी लैंग्वेज में डेफिसिट। कौन बनाता है सर इसको? इसको बनाते हैं एनजीओ, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। एक्सप्लेन द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? बहुत आसान क्वेश्चन है इसका। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। पार्टनरशिप डीड, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट
साइन बाय टू और मोर पार्टनर्स हु कम टुगेदर एंड डिसाइड टू रन अ बिजनेस फॉर प्रॉफिट। द डीड ऑफ पार्टनरशिप इज ऑल्सो नोन एज द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो साइन होता है दो या दो से ज़्यादा पार्टनर के साथ, जो एक दूसरे के साथ आते हैं, डिसाइड करते हैं कि बिजनेस चलाएंगे अपना प्रॉफिट के लिए। और डीड जो होती है पार्टनरशिप, उसको हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 इसका एक्सप्लेन एनी मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कोई भी मेथड बता दीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का। तो दो होते हैं आपके, दो मेथड होते हैं आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के। पहला होता है आपका प्रोडक्ट मेथड, दूसरा होता है आपका एवरेज मेथड। तो बता देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड व्हेन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉ एट डिफरेंट डेट्स और व्हेन देयर इज अ इरेगुलर ड्राइंग। मतलब अनइक्वल प्रोडक्ट मेथड तब लगता है जब आप अनइक्वल अमाउंट निकालते हो अपने बिजनेस से अलग अलग डेट पर, या इरेगुलर ड्राइंग करते हो, ये तब लगता है प्रोडक्ट मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला ये होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 1/12 और 1/365, जिसमें आपसे पूछ ले। तो दो नंबर के क्वेश्चन में काफ़ी है ये, इससे ज़्यादा ना लिखें तो बेहतर है, क्योंकि आगे आने वाले जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर के भी हैं, 10 नंबर के। अगर आप 2 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा लिखेंगे तो 5 नंबर में आपको 2 नंबर से ज़्यादा ही लिखना पड़ेगा, और जो 5 नंबर में ज़्यादा लिखेंगे 10 नंबर में उसका डबल लिखना पड़ेगा। तो शुरू से ही लेके चलें कि कितना 2 नंबर में लिखना है, कितना 5 नंबर में लिखना है, कितना 10 नंबर में लिखना है। तो जितना मैंने लिखा है काफ़ी इनफ है, बाकी आप देख लिए। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप इन कंपनी। कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या होता है ये देखते हैं इसके अंदर। देखिए आपको किस तरह से लिख कर आना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप से 2 पॉइंट लिखे हैं, काफ़ी हैं। ये दो लिख दें काफ़ी है, या ये दो लिख दें काफ़ी है। तो 3 आसान थे, मैं 3 आपके लिए लिख दी, लेकिन आपको सिर्फ 2 ही लिखने होंगे। 2 नंबर का है, 2 पॉइंट काफ़ी है। पहला रजिस्ट्रेशन कंपनी, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है पर कंपनी एक्ट के अंदर कंपनी को। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, यहाँ ऑप्शनल होता है। लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है यहाँ पे, यहाँ कोई लाइबिलिटी की लिमिट नहीं होती। लीगलिटी क्या होती है? कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन होता है, पार्टनरशिप एक आर्टिफिशियल सॉरी कंपनी एक लीगल पर्सन नहीं होता। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन 15, व्हाट इज मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? 2 नंबर का क्वेश्चन है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से इतना लिखते हैं काफ़ी है। इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो शो करता है इनफ्लो मतलब पैसा आया, आउटफ्लो ऑफ कैश मतलब पैसा गया। एक स्टेटमेंट जो बताएगा कि पैसा आया पैसा गया आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में से पूरे साल के अंदर। ठीक है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है। सिंपल लैंग्वेज में आपके कैश फ्लो की डेफिनेशन हो गई। एक चीज़ और देखिए, लिखने का पैटर्न क्या है। देखिए कैसे लिखना। जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करा 12th वाला, तो उसको ऊपर लिखा 12th, यहाँ साइड में भी 12th लिखा, फिर इसकी डेफिनेशन मैंने इस तरह से लिखी। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करें, यहाँ 13 लिखा, फिर दोबारा 13 लिखा, फिर दोबारा स्टार्ट करें यहाँ से। तो आप भी इस तरह से करिएगा। क्यों? एग्जामिनर क्या, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी खोलो तो उसकी थोड़ी आई कैचिंग होनी चाहिए, मतलब कॉपी खोलते ही आपका आंसर नंबर दिखना चाहिए कि ये वाला आंसर नहीं यहाँ लिखा है। ठीक, तो ऐसा होता है हम थोड़ा यहाँ छोटा सा यहाँ लिख देते हैं तो एग्जामिनर जल्दी जल्दी में अपना हमारा आंसर दिख नहीं पाता। तो अगर आप इस तरह से लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन इससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट ही पहुँचेगा। तो आप यहाँ पे भी लिखिएगा और यहाँ पे भी लिखिएगा। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, स्टेट 4 आइटम्स ऑफ लाइबिलिटी शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी। कोई भी आइटम बताइए लाइबिलिटी की 4। आंसर नंबर 16 लाइबिलिटीज। पहली लाइबिलिटी बिल पेबल, क्रेडिटर, कॉस्ट इन एडवांस, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड लोन। देखिए आपका जो लिखने का तरीका है साफ होना चाहिए काफ़ी। ठीक है, मतलब ओवर राइटिंग ना करिएगा, अच्छा लगता है साफ सुथरा आंसर। कोशिश करिएगा ओवर राइटिंग ना हो और अच्छे से लिख कर आए साफ साफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा इज डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए देखते हैं इसका आंसर। 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। 2 ही पॉइंट लिखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश वाले क्वेश्चन हमेशा अपना टेबल बना के करिएगा, आसान रहता है इससे। इट इज प्रीपेयर आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है। इट इज प्रीपेयर आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद फिर ये बनता है। इट इज प्रीपेड बाय ऑल द बिजनेस कंसर्न, जितने बिजनेस होते हैं वो बनाते हैं। इट इज प्रीपेयर बाय पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी, ये सिर्फ पार्टनरशिप फर्म कंपनीज बनाती हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोर फीचर ऑफ शेयर? फोर फीचर ऑफ शेयर से क्या समझते हैं? 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 नंबर के पार्ट चल रहे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक आपके 2 नंबर के क्वेश्चन चलेंगे। Fourth feature of share is an equity share and preference share investment which is cancelled by the issuing company. A share is forfeited when the shareholder fail to pay the subscription money called up upon by the issuing company। मतलब issuing company ने जिन्होंने शेयर दिए हैं वो कंपनी पैसा मंगाती है, लेकिन शेयर होल्डर उनकी कंपनी को पैसा नहीं पहुंचाता, तो कंपनी नोटिस देकर उसके शेयर होल्डर के शेयर को जब्त कर सकती है। उस शेयर को जब्त करने को ही फोरफीचर ऑफ शेयर बोलते हैं। तो इतना लिखिए, ये काफ़ी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, स्टेट डिफरेंस बिटवीन डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड। इसका आंसर देखते हैं आप। The part of the profit of a company which can be legally distributed to its member is known as a divisible profit, and that part of the divisible profit which is actually distributed is known as dividend। ये कह रहे हैं प्रॉफिट का वो पार्ट कंपनी जो लीगली बाउंड होती है मेंबर को देने के लिए, वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है, लेकिन वो प्रॉफिट का पार्ट जो एक्चुअली देती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है मेंबर को, वो होता है डिविडेंड। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब द आइटम शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बता रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम कौन कौन से आइटम को डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं, मतलब लिखते हैं, बता देते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर 20 आइटम शो इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर सैलरी से हम बोलते हैं, कमीशन, पार्टनर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ट्रांसफर टू रिजर्व। ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर शो करे जाते हैं आइटम। चलिए हम अब चलते हैं अपने अगले पार्ट पर, जहां पर हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5-5 नंबर के। चलिए हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला पार्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहे हैं 5-5 नंबर से। तो पहले ही क्वेश्चन आता है आपका, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड कैश अकाउंट। या कैश अकाउंट से रिलेट करा गया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनाता है आपका एनजीओ। तो इन दोनों का डिफरेंस बताना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इस तरह से लिख दिया ऊपर। आंसर नंबर 21, आंसर नंबर 21, डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब कैश अकाउंट। देख लीजिए, कोई भी 5 डिफरेंस लिख दिएगा छोटे छोटे जो आपको याद हो। बेसिस, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमेशा क्या होता है, ये रियल अकाउंट होता है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। बेसिस क्या है, ये बनाया जाता है कैश बुक की मदद से, ये बनाया जाता है आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की मदद से। आइटम क्या आते हैं सर, ऑल टाइप्स ऑफ रिसीट एंड पेमेंट इंक्लूडिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू आर एंटर्ड। कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन हो, ये रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन हो, पैसे का लेन देन है, तो यहाँ पे आएगा ओनली रेवेन्यू, रिसीट एंड पेमेंट आर एंटर्ड। यहाँ से रेवेन्यू, रिसीट और पेमेंट यहाँ पे आएंगे। बैलेंसेज यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आता है कैश का इस अकाउंट के अंदर, मतलब बैलेंस वीडियो, बैलेंस शीट इसके अंदर आता है। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कैश का यहाँ पे लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट ऑब्जेक्ट टू नो क्लोजिंग कैश और बैंक बैलेंस। इसका ऑब्जेक्ट ये होता है कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस कैश का, बैंक का, दोनों पता चल जाए। इसका ऑब्जेक्ट होता है कि हमने अपनी इनकम, मतलब ओवरऑल हमारी इनकम कितनी ज़्यादा आई है हमारे एक्सपेंडिचर से, मतलब सरप्लस या डेफिसिट पता चल जाए हमारे यहाँ से। तो कितने लिखे पॉइंट यहाँ पे, 5 पॉइंट लिखे हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी है, छोटे छोटे पॉइंट, लेकिन 5 लिखिएगा, आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, मेथड बताना है गुडविल किस तरह से कैलकुलेट करी जाती है एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर। देखिए इसका सॉल्यूशन। गुडविल ऑफ द फर्म, ये थोड़ा बड़ा हो गया था, तो आप सीधे चाहें तो यहां से लिख सकते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट कैन बी कैलकुलेटेड एदर बाय सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल एवरेज से निकालिए, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट में 2 आते हैं, आपका सिंपल एवरेज आता है, एक आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आता है। तो पहले देख लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड कैन बी कैलकुलेटेड एदर बाय सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले इस मेथड के अंदर क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद हम गुडविल निकालते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके। तो पहले स्टेप क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट निकालिए। गुडविल कैसे निकाली जाएगी, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। और याद रखिएगा, गुडविल मैंने यहाँ इस तरह से लिख दिया, लेकिन आप एग्जाम में कोई भी शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं करोगे, सिर्फ एक शॉर्ट फॉर्म का यूज हो सकता है आपका अकाउंट। ठीक, ये चल जाता है आपका, वहां पे इतना आपका परमिट है आपको एग्जाम में इतना लिखने का शॉर्ट फॉर्म, लेकिन और किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में ना लिखिएगा। जैसे गवर्नमेंट हम लिख देते हैं जल्दी जल्दी में ये, लेकिन ये अलाउ नहीं है, इस पर मार्क्स कटते हैं, तो पूरा लिखिएगा गवर्नमेंट अगर आता है तो। दूसरा आता है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड के अंदर पहले हम कैलकुलेट करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद हम गुडविल निकालते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई कर कर। तो पहले स्टेप क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का, तो टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट निकालना होगा, तो उसके बाद टोटल वेट से डिवाइड करते हैं। उसके बाद गुडविल कैसे निकाली जाती है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो पहले स्टेप आया उसको यहाँ रखते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो गुडविल आ जाती है। ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया गुडविल का, उसका एवरेज प्रॉफिट का गुडविल निकालने के लिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 पूछ रहा है डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस। प्रीफरेंस कितने तरह के होते हैं? 5 नंबर का क्वेश्चन है अगेन, तो 5 तरह के, कोई छोटे 5 तरह के बता दीजिए। प्रीफरेंस काफी तरह के होते हैं, लेकिन आप कोई भी 5 बता दीजिए। चलिए आंसर देखते हैं 23 का। अब मैंने यहाँ 23 नहीं लिखा है, लेकिन आप लिख सकते हैं और लिखिएगा आप बोर्ड में। तो पढ़ लेते हैं। यार मैंने काइंड ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, सम प्रीफरेंस शेयर्स आर डिस्कस इन बिलो। कुछ प्रीफरेंस शेयर्स मैंने डिस्कस करे हैं, बेसिकली 5 ही करे हैं, छोटे छोटे देख लिया आप। पहला प्रीफरेंस शेयर्स आता है आपका क्यूमुलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स। ये प्रीफरेंस शेयर्स वो प्रीफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको राइट होता है कि अगर इनको पिछले साल का डिविडेंड ना मिला हो तो इस साल के प्रॉफिट, मतलब इस साल के डिविडेंड के साथ पिछले साल का डिविडेंड भी ले सकते हैं। कंपनी का मान लीजिए पिछले साल प्रॉफिट नहीं हुआ, तो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, जब प्रेफरेंस शेयर को अगली साल आएगी, अगली साल जब डिविडेंड देंगे इन्हीं प्रेफरेंस शेयर वालों को, तो पिछले साल का डिविडेंड लगाकर इस साल का डिविडेंड लगाकर दोनों दे देंगे इन प्रेफरेंस शेयर वालों को। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जैसे कंपनी को पिछले साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन इस साल हो गया, तो कंपनी सिर्फ इस साल का डिविडेंड पे करेगी, ना कि पिछले साल का डिविडेंड पे करेगी इन प्रेफरेंस शेयर को। ठीक है, इनके पास कोई राइट नहीं होता एरियर और डिविडेंड लेने का। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनको रीपर्चेस कर लेती है कंपनी, या उसको उन प्रेफरेंस शेयर का रीपेमेंट कर देती है कंपनी एक फिक्स रेट पर या एक फिक्स डेट पर। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनका कोई रिडीम नहीं होता कंपनी की पूरी लाइफ टाइम में, जब कंपनी बंद होती है तब इनका पेमेंट होता है प्रेफरेंस शेयर का। अब आते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनके पास एक राइट होता है कि वो अपने आप को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा ना लिखिएगा, काफ़ी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस बताइए। 5 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं कितना लिखा जा सकता है। तो सिग्निफिकेंस देख लेते हैं सीधे। मैंने ऊपर उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का थोड़ा डेफिनेशन बताया था, तो आंसर काफ़ी बड़ा हो गया था, लेकिन उन्होंने पूछा है सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, तो आप सीधे 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं। बेसिकली 5 लिखिएगा, मैंने 4 लिखे हैं, लेकिन 5 भी लिख सकते हैं आप। सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, एनालाइज द करंट पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, मतलब करंट पोजीशन जो होती है फाइनेंशियल एनालिसिस की, उससे कर सकते हो आप। सिग्निफिकेंस का ये होता है कि आप करंट पोजीशन मालूम कर सकते हो। असेसिंग द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड मैनेजर इफेक्टिवनेस ऑफ द कंपनी, आप ऑपरेशनल एफिशिएंसी पता कर सकते हो और आपकी इफेक्टिवनेस, कंपनी की इफेक्टिवनेस पता कर सकते हो उससे। एनालाइज द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड क्रेडिट वर्दनेस ऑफ द कंपनी, आप फाइनेंशियल ताकत, मतलब जो कंपनी की फाइनेंशियल ताकत है और उसकी कमजोरी है और कंपनी कितना उधार दे देती है, ये सब चीज़ें आप इससे एनालाइज कर सकते हो। असेसिंग द टाइप ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस, आप कंपनी के एसेट को, लाइबिलिटी को भी समझ सकते हो। बेसिकली मैंने क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करा था, आंसर नंबर 24 और आंसर नंबर 24 तो बताया था मैंने, द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग एंड एनालाइजिंग अ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेक बेटर इकोनॉमिक डिसीजन इज कॉल्ड एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेसिकली मैंने डेफिनेशन बताई कि समझना, एनालाइज करना कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जिससे कि आप अच्छा इकोनॉमिक डिसीजन ले सको, उसको भी बोला जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हाँ, चाहे तो आप यहाँ से लेके, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक भी लिख सकते हैं, फिर ये सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं, ना कि सीधे फिर आप ये भी लिख सकते हैं सिर्फ सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, ये भी काफ़ी रहेगा आपका। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंपनी। कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक बताइए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर, सॉल्यूशन नंबर 25, सॉल्यूशन नंबर 20, आंसर नंबर 25, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए कंपनी इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। पहला आता है आपका, मतलब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना, पहला का कैरेक्टरिस्टिक है। 3 से 4 लाइन लिख दिएगा, ये दो से 2 लाइन लिख दें काफ़ी है। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, लिख सकते हैं आप। परपेचुअल ससेशन, एक लाइन लिख सकते हैं, इसमें 1 लाइन लिख सकते हैं आप, 1.5 लाइन लिख सकते हैं। परपेचुअल ससेशन 2 से 2.5 लाइन लिख दिए। कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, 1 लाइन लिख दिए, काफ़ी है। कॉमन सी देखिए, मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, अगर आप इन 5 पॉइंट में अगर एक एक 1.5 लाइन भी लिखेंगे, खाली ये 5 पॉइंट बनाकर, जैसे ये पॉइंट है पहला, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, इस तरह 5 पॉइंट लिखे हैं, अगर इन पर 1.5 लाइन भी लिखेंगे तो आपका 5 नंबर का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट लिख दिए, काफ़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन डू यू कंसिडर सुटेबल बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप एंड वाई। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो होता है आपके एनालिस्ट और आपकी स्टडी के ऊपर होता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, मतलब क्या सुटेबल है, कंपनी सुटेबल होती है, पार्टनरशिप सुटेबल होती है, तो आप ये क्वेश्चन अपने पास से, अपने माइंड से बना के आ सकते हैं। चलते हैं अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे, मतलब 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका, चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है।
पहला क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड अदर इन्फॉर्मेशन ऑफ महेश स्कूल फॉर द एंडेड 31 दिसंबर 2022 प्रीपेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट। बेसिकली क्या है, ये ट्रायल बैलेंस आपको दे रखा है। महेश स्कूल एक एनजीओ है और जो बना रहा है, जो आपसे कह रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। तो ये आप फिगर देख लीजिए, बिल्डिंग फर्नीचर लाइब्रेरी बुक इन्वेस्टमेंट सैलरी स्टेशनरी सब चीज़ें, और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ इनकम बता रखी है, कुछ लाइबिलिटी बता रखी है। इसके बेसिस पर आप अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाइए। इसी तरह कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। आउटस्टैंडिंग फीस रही आपकी 25,000 रुपये की। आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000 रुपये। यहाँ पे आपको ये नहीं बता रखा है आउटस्टैंडिंग किस ईयर की है, प्रीवियस ईयर की है, करंट ईयर की, तो आप इसको करंट ईयर की ही कंसिडर करोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ बताया है फर्नीचर परचेस कराया 40,000 रुपये का 1 अक्टूबर 2021 में। फर्नीचर की बुक वैल्यू दूसरे पॉइंट में बताया, फर्नीचर की बुक वैल्यू है 50,000 रुपये, इसको बेच दिया 1 अप्रैल 2021 में। चार्ज करिए डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 10%, 15% करिए लाइब्रेरी बुक पे, 5% करिए बिल्डिंग पर। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन न्यूमेरिकल के साथ इन्होंने क्या करा है, एक थ्योरिकल क्वेश्चन बनाया है। तो वो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर व्हाट पर्पज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रीपेड। बेसिकली पूछा है आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से आप क्या समझते हो और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया क्या पर्पज है। तो आप इसको भी अटेंड कर सकते हो, अगर आपका न्यूमेरिकल अच्छा नहीं तो थ्योरी आप अटेंड कर सकते हो, थ्योरी काफ़ी आसान है इसकी। तो हम न्यूमेरिकल करते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया है, यहाँ पे आपने एक्सपेंस लिए हैं टू सैलरी आउटस्टैंडिंग जो बताया था आपका एडजस्टमेंट में, वो प्लस कर दिया। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये हमने निकाला है वर्किंग नोट में। डेप्रिसिएशन निकाले हैं वर्किंग नोट में, देखेंगे इसको। स्टेशनरी जनरल एक्सपेंस ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस और हमारा सरप्लस लिया है यहाँ पे। इनकम में देखिए एंट्रेंस फी थी, उसमें भी आउटस्टैंडिंग थी तो उसको भी प्लस कर दिया। ट्यूशन फी, मिसलेनियस एसेट, गवर्नमेंट ग्रांट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमने निकाला है। अभी देखेंगे क्यों इन्वेस्टमेंट जो था 12% था, 3 लाख का 12% निकाला, 60,000 आ गया। क्वेश्चन ने बताया तो नहीं लेकिन आपको निकालना पड़ता है, आपको इंटरेस्ट रेट दे रखा था, एक्रूड रेंट और जनरल फंड यहाँ आ गया आपका। इसी तरह से ये फॉर्मेट आपको रखना है, आपको इसी तरह से लिख कर आना है। बैलेंस शीट देखिए, बिल्डिंग माइनस करा डेप्रिसिएशन यहाँ आ गया। फर्नीचर वर्किंग नोट में देखेंगे 93,000 कैसा है आपका। लाइब्रेरी बुक से डेप्रिसिएशन माइनस करा तो यह आ गया। इन्वेस्टमेंट 12% था, 5 लाख का यह आ गया। आउटस्टैंडिंग फीस यह आ गई आपकी। एक्रूड रेंट आ गया। कैश एट बैंक कैश रेंट आ गया आपका। क्रेडिटर डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कैपिटल फंड में यहाँ नहीं लिया है क्योंकि बैलेंसिंग फिगर नहीं आ रही थी, जीरो ही आ रहा था। ठीक, ये आपका बैलेंस शीट मैच हो गई। अब देखिए वर्किंग नोट कैसे बनाया इसका। सबसे पहले स्टार्ट होता है वर्किंग नोट फर्नीचर का, बैलेंस बीटी, ये बैलेंस कभी नहीं लेगा। अब देखिए वहाँ बताया था इन्फॉर्मेशन के अंदर, इन्फॉर्मेशन में बताया था इन्होंने कि फर्नीचर एक बिका है और एक खरीदा है। फर्नीचर बेचा आपने जिसकी कीमत थी 50,000 रुपये की। देखिए फर्नीचर जो बेचा 50,000 रुपये की कीमत थी, जो डेप्रिसिएशन लगाया, कब बेचा है हमने फर्नीचर, 1 अप्रैल को। तो अब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का जो अकाउंटिंग ईयर यहाँ इन्होंने फॉलो करा है तो उसके मुताबिक 3 महीने निकल चुके हैं। तो 3 महीने का निकाला डेप्रिसिएशन तो माइनस करा तो इतनी कीमत बचती है, लेकिन बेच दिया 20,000 रुपये का, तो लॉस हो गया यहाँ पर। तो लॉस ऑन सेल जो वहाँ पे लिया था डेबिट साइड में, मतलब एक्सपेंडिचर साइड में जो लिया था यहाँ पे जो लिया है लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये 28,750 यहाँ से आया है वर्किंग नोट से। ठीक है, अगला देखते हैं अपना। तो यहाँ पे आपका आ गया 20,000 रुपये, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लॉस चला गया। डेप्रिसिएशन कितना लग गया आपका सेल वाले उस पर फर्नीचर पे इतना लग गया। अगला वाला ही देखते हैं, फिर ये देखते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है टोटल डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग फर्नीचर। अब फर्नीचर जो परचेस करा था 1 अक्टूबर को 40,000 रुपये का, उस पर डेप्रिसिएशन लगाइए 3 महीने का। 3 महीने ही बचे हैं आपके, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 1,000 रुपये निकल आया है। अब रिमेनिंग फर्नीचर 1 लाख के बचे हैं, उसमें 40,000 माइनस कर दीजिए, लास्ट की बैलेंसिंग फिगर आएगी 60,000 रुपये आएगी। अब 60,000 पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा 6,000 रुपये का। तो 1,000 और 6,000 7,000 रुपये का डेप्रिसिएशन ये हो गया आपका, जो आ गया यहाँ पर। अब 1 लाख में 7,000 चले गए तो 93,000 यहाँ पे। तो आपने इन सबको प्लस करा, इन सबको प्लस करने के बाद 1.5 लाख रुपये आया। एक आपने फर्नीचर बेचा भी था जो आपने वर्किंग नोट देखा यहाँ पर, और एक आपने फर्नीचर खरीदा भी था जो वर्किंग नोट देखा आपने यहाँ पर। तो जो फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर खरीदते हैं तो इधर आता है 40,000 रुपये। जब 1.5 लाख में से 40,000 आपने माइनस करी तो 1,10,000 रुपये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गई। तो इस तरह से इस फर्नीचर अकाउंट का एक वर्किंग नोट ये बना है, एक वर्किंग नोट ये बना है, एक वर्किंग नोट ये बना है। टोटल डेप्रिसिएशन का टोटल डेप्रिसिएशन निकल के आया है 8,250 रुपये, मतलब 7,000 रुपये रिमेनिंग वाले पे, 1,250 रुपये बिकने वाले पे। चलिए आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी आसान रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन दिया है ये। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। रोहित कंपनी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख विच वाज डिविजिबल ₹1 ₹10 इन 50,000 शेयर, मतलब 5 लाख का कैपिटल है
शेयर कैपिटल 10 रुपये का शेयर है तो इसी तरह से 50,000 शेयर बनकर आ गए आपके। द कंपनी इशूड 40,000 शेयर आउट ऑफ देम, इसमें से कंपनी ने सिर्फ 40,000 शेयर मार्केट में उतारे। ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹2 ऑन अलॉटमेंट, 4 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल। 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 2 रुपये 2 रुपये एप्लीकेशन पे, 2 रुपये अलॉटमेंट पे, 4 रुपये फर्स्ट एंड 4 रुपये फर्स्ट कॉल पर, 2 रुपये सेकंड एंड फाइनल कॉल पे मंगाए। पब्लिक परचेज ऑल द शेयर एंड द अमाउंट वर रिसीव, पब्लिक ने सारे शेयर खरीद लिए और पैसा रिसीव हो गया। हाउ एवर वन शेयर होल्डर हु हेल्ड 500 शेयर डिड नॉट पे द अमाउंट ऑफ फाइनल कॉल, लेकिन एक शेयर होल्डर था जिसने 500 शेयर होल्ड कर रखे थे, जिसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। द डायरेक्टर फोरफिटेड दिस शेयर एंड रीशूड देम एट द रेट ₹6 पर शेयर, डायरेक्टर ने इनके शेयर को फोरफिट कर दिया, फिर इसको रिशू कर दिया 6 रुपये में, मतलब 10 वाला शेयर 6 में बेच दिया, मतलब डिस्काउंट पर। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, जर्नल एंट्री पास करिए कंपनी की। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। आंसर नंबर 28, आंसर नंबर 28 इन द बुक्स ऑफ रोहित कंपनी लिमिटेड जर्नल एंट्री। देखिए पूरा फॉर्मेट प्रॉपर इसी तरह से आपको बनाकर आना है एग्जाम में जाकर, ठीक है। यही फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलरली द फॉलो डेबिट क्रेडिट, इस तरह से आपको बनाकर आना है। तो बताया उसने 40,000 शेयर उतारे, 2 रुपये की एप्लीकेशन थी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेवेंचर एप्लीकेशन अलॉट, डेवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, 40,000 मल्टीप्लाई 2 करा 80,000, 80,000, तो आपने पहले रिसीव करा एप्लीकेशन मनी, फिर आपने एप्लीकेशन मनी को ड्यू कर दिया, एप्लीकेशन मतलब शेयर दे दिए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 80,000, 80,000, फिर आपने अलॉटमेंट मंगाया, वही अलॉटमेंट मंगाएंगे, 2 रुपये का अलॉटमेंट है, 40,000 शेयर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग अलॉटमेंट ड्यू 80,000, 80,000, फिर अलॉटमेंट आप रिसीव करोगे। इस तरह से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, आपको प्रॉपर नरेशन भी लिखकर आना है। फिर आप फर्स्ट कॉल में आओगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,60,000, 1,60,000, 4 रुपये की थी फर्स्ट कॉल, तो 40,000 मल्टीप्लाई 4 करा तो 1,60,000, 1,60,000 आ गया, फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 1,60,000, 1,60,000, कोई आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी, प्रॉपर नरेशन लिखकर आना है, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। फिर आपने सेकंड कॉल ड्यू करी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वही 2 रुपये की थी, 40,000, 40,000 मल्टीप्लाई 2 करा 80,000, 80,000, बीइंग सेकंड कॉल ड्यू। फिर आपने मंगा लिया बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। देखिए 80,000 रुपये मंगवाए थे, लेकिन कितना है 79,000, क्योंकि एक शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर थे, जिनने सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब कॉल इन एरियर था 1,000 रुपये का, तो आपने 1,000 रुपये इसमें से माइनस कर दिए। तो आपने मंगाए तो 80,000 थे, लेकिन आए कितने आपके पास 79, तो आपने इसके शेयर को फोरफिट कर लिया। फोरफिट की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट होता है कोल्ड अप अमाउंट से, तो कंपनी ने पूरा कोल्ड करा उससे शेयर होल्डर से, तो 500 मल्टीप्लाई 10 करा 5,000 आ गया। उसने क्या नहीं दिया, सेकंड एंड फाइनल कॉल 1,000 रुपये क्या दे चुका है, 500 मल्टीप्लाई 8 रुपये दे चुका है, तो 500 मल्टीप्लाई 8 करा तो 4,000 रुपये दे चुका है, उसके शेयर फोरफिट हो इस तरह से। फिर कंपनी ने इसके शेयर को रीशू कर दिया 6 रुपये में, तो बैंक अकाउंट डेबिट फोरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अब 4 रुपये का डिस्काउंट हो गया, 6 रुपये रिसीव हो गए, लेकिन पूरे 5,000 वाले शेयर चले गए आपके पास से, बीइंग फोरफिट शेयर आर इशूड। फिर लास्ट एक एंट्री बचती है कैपिटल रिजर्व में ले जाने की। लास्ट की एंट्री ये रहती है आपकी फोरफिट शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आपने 4,000 रुपये फोरफिट करे थे, उसमें से 2,000 रुपये का आपने डिस्काउंट दे दिया, तो बचे 2,000 रुपये, तो आपने उसको कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब वर्किंग नोट क्या था इसका, वर्किंग नोट इशूड शेयर 40,000, 10 रुपये का एक, एप्लीकेशन पे मंगाए 2 रुपये, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 4, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 2 रुपये, इस तरह 10 रुपये का शेयर हो गया। कॉल सेल एरिया किस पर रहा, सेकंड एंड फाइनल कॉल पर रहा, 500 शेयर मल्टीप्लाई 2 रुपये कॉल, तो 1,000 रुपये कॉल सेल एरिया रहा जो आपने माइनस कर दिया था वहां पर। चलिए अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन में न्यूमेरिकल पार्ट के साथ थ्योरी दिया। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रीफरेंस शेयर एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर। देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर आप पहले ही पढ़ के आ चुके हो, तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर, तो 5 नंबर तो यहाँ से पके हुए हैं आपके, और 5 नंबर क्या है यहाँ से, इक्विटी प्रीफरेंस के अंदर आप डिफरेंस बता सकते हो। तो इस अच्छे मतलब एक क्वेश्चन यहाँ आसान था, लेकिन इसका भी थ्योरी बता दी, तो ज़्यादातर यहाँ नज़र आ रहा है कि थ्योरी पोर्शन अच्छा खासा पूछा गया है, जिससे कि बच्चों को पेपर आसान लगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio 3:2. They decide to admit C as a new partner 1 अप्रैल 2021 from effective date 1 अप्रैल 2021। बैलेंस शीट A और B की इस तरह से दे रखी है, बता रहे हैं A और B 2 पार्टनर हैं जिनका रेशियो 3:2 है, एडमिट कराए C को, और उनकी बैलेंस शीट दे रखी है A और B की। कैपिटल लग रहा है A का 3 लाख, B का 3 लाख, क्रेडिटर इतने, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इतने, प्लांट मशीनरी स्टॉक डेटर कैश इतना इतना। एडजस्टमेंट देख लेते हैं, प्रॉफिट इन फ्यूचर इक्वली बांटेंगे, कैपिटल जो होगी नई फर्म की 6 लाख रुपए रहने वाली है,
सभी पार्टनर के रेशियो में निकाल लेंगे, मतलब हर पार्टनर के हिस्से में 2-2 लाख रुपए जाएगी। सी विल गिव द शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल इन कैश। सी अपना कैपिटल का पार्ट लेकर आ रहा है, गुडविल का पार्ट भी लेकर आ रहा है। द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ओवर वैल्यू ऑफ परचेज ऑफ 2 ईयर्स। गुडविल का वैल्यूएशन निकाली है परचेज ऑफ 2 ईयर से। एवरेज नेट प्रॉफिट आपको दे रखा है 90,000 रुपये का। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल पे 10% दे रखा है नॉर्मल बिजनेस का। बेसिकली यहाँ पे ये 10% रेट दे रखा है, तो इससे आपको ये नज़र आता है कि सुपर प्रॉफिट मेथड के जरिए से गुडविल निकलेगी यहाँ पे। तो यहाँ पूछ के रहा है कैलकुलेट गुडविल एंड प्रीपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऑफ प्रीपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, कैश अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। तो 1 2 3 4 चीज़ें पूछ रहा है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन किस तरह से बता रहा है 2 2 2 4, मतलब 4 नंबर की बैलेंस शीट, बाकी सब 2 2 नंबर की। आइए देखते हैं। और देखिए इसमें एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल निकालने के कितने मेथड होते हैं वो बता सकते हैं आप। 3 होते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे भी काफ़ी आसान क्वेश्चन दिया गया थ्योरी में, तो बच्चा ये ना करके तो ये कर सकता है। दोनों ही आसान क्वेश्चन है। ठीक, चलिए देखते हैं किस तरह से इसका सॉल्यूशन आता है। आंसर नंबर 29 कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट 6 लाख कैपिटल है, 10% निकाला 60,000 आ गया, तो सुपर प्रॉफिट 30,000 आ गया। नंबर ऑफ शेयर परचेज 2 है, तो गुडविल आ गई 60,000 रुपये। सी का शेयर निकाला गुडविल का 60,000 मल्टीप्लाई 1/3, क्योंकि इक्वल शेयर है ए बी सी 1:1, तो 1/3 करके निकाला 20,000 आ गया। फिर कैपिटल थी रिक्वायरमेंट, तो बैलेंस बिटी लिखा 3-3 लाख रुपये। पार्टनर आ रहा है बाय कैश लेकर 2 लाख रुपए लेकर आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ने बताया था कि सी अपने गुडविल का और कैपिटल का दोनों हिस्सा लेकर आ रहा है। तो बाय कैश सी लेकर आया आपका 2 लाख रुपए। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल जो 20,000 रुपये जस्ट ऊपर यहाँ निकाला, इसको सेग्रीफाइजिंग रेशियो में बांटेंगे। अब सेग्रीफाइजिंग रेशियो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका ए और बी का रेशियो क्या था ओल्ड वाला 3:2, और नया क्या हो गया आपका 1:1:1। तो सेग्रीफाइजिंग रेशियो निकालिए इस तरह से। वर्किंग नोट के अंदर हमने निकाला है ए बी 2 पार्टनर हैं 3:2, सी को एडमिट करा 1:1:2 रेशो बन गया सबका। तो सी का कैपिटल निकाल लिया यहाँ पे, सेग्रीफाइजिंग रेशो निकाला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके, तो 4:1 निकल के आया। और प्रीमियम गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द सेग्रीफाइजिंग पार्टनर इन सेग्रीफाइजिंग रेशो, इस तरह से आप लिख के आ सकते हैं। देखते हैं इसका आगे का आंसर। फिर हमने देखा प्रीमियम फॉर गुडविल बांटा 20,000 को, 16,000 इसके पास गए, 4,000 इसके पास गए। अब देखिए कैश 6 लाख रुपए मेंटेन करने हैं इक्वल, मतलब 2-2 लाख रुपए आएंगे। जब बैलेंस शीट हमें पहले से गिवन है 2-2 लाख रुपए, तो हमने ये बैलेंस निकाला 3,16,000 रुपये आ रहा था, लेकिन रखने कितने इसको एक सिर्फ 2 लाख रुपए, तो ज़्यादा मतलब इसके पास पड़े कितने हैं फर्म के अंदर, इसके एक 3,16,000 रुपये फर्म के अंदर पड़े हुए हैं एक, लेकिन रखने कितने इसको 2 लाख रुपये। तो ये लेके जाएगा अपने घर 1,16,000 रुपये लेके चला जाएगा यहाँ से। इसी तरह से बी को 3,04,000 रुपये इसके फर्म के अंदर पड़े हुए हैं, रखने कितने हैं लेकिन इसको फर्म के अंदर 2 लाख रुपए, तो कितने लेके जाएगा अपने पास, अपने घर लेके जाएगा ये 1,04,000 रुपये, या अपनी फर्म के पास से मतलब अपने फर्म से पैसे निकाल के ले जाएगा, क्योंकि इसको 3,04,000 मेंटेन नहीं करने, इसको सिर्फ 2 लाख रुपये मेंटेन करने हैं। जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो ले जाएगा अपना, ये इसका 2 लाख ही है, 2 लाख ही है। तो इस तरह से ही आ गया। तीसरा था कैश अकाउंट। बैलेंस बिटी आपको दे रखी 40,000 रुपये की। सी कितना लेकर आया 2 लाख रुपये कैपिटल। सी प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया 20,000 रुपये की। ए कितना पैसा ले गया अपना निकाल के, हमने जस्ट ऊपर निकाला भी यहाँ पे 1,16,000 रुपये। बी कितना ले गया 1,04,000 रुपये। तो बैलेंस शीट निकली आपकी 40,000 रुपये। तो 3 पार्ट हो गए आपके। अब जाते हैं इसकी बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट न्यू फर्म की, तो कैपिटल 6 लाख रुपये आ गया। क्रेडिट 60,000 रुपये, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 15,000 रुपये, कुछ भी चेंजेस नहीं आया। देखिए प्लांट इतना ही था, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश। चलिए आपने देखा बैलेंस शीट आपकी मैच हो गई, क्वेश्चन हो गया खत्म। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, इजी। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 30 10 नंबर का क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसके अंदर आपको बनाना क्या है, इसके अंदर आपको बेसिकली बनाना है प्रीपेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए इसके साथ भी एक थ्योरी क्वेश्चन दे रखा है, एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट एंड लिमिटेशन। तो बेसिकली यहाँ पे भी आपको एक थ्योरी का पार्ट दिया गया। तो बेसिकली क्या है कि आपका पूरा पेपर, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता, पूरा का पूरा पेपर आपको थ्योरी फॉर्म में भी मिल गया यहाँ पर। तो यहाँ पे आप थ्योरी से भी कर सकते हैं प्लस न्यूमेरिकल से भी कर सकते हैं। जिन बच्चों का न्यूमेरिकल अच्छा है तो न्यूमेरिकल पे जाएं, आसान क्वेश्चन थे। जिनका थ्योरी अच्छा है तो थ्योरी पे जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन खत्म करते हैं, फिर अपनी वीडियो को आज की खत्म करते हैं। तो क्या बोल रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, द फॉलोइंग बैलेंसेज वर रिसीव फ्रॉम द बुक्स ऑफ प्रयाग
इलेक्ट्रॉनिक 31 मार्च 2021 की स्टॉक दे दिया, सेल्स दे दी, वेजेस दे दी, परचेज दे दिया, सैलरी दे दी, क्रेडिटर दे दिया, बैड डेट, कैश, इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंस। इंश्योरेंस जनरल एक ही है, ये इंश्योरेंस एंड जनरल एक्सपेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। डेटर, शेयर कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी, रिजर्व, बिल्डिंग, रेंट, इन्वेस्टमेंट और इंटरम डिविडेंड। कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है एडजस्टमेंट में। प्रीपे करिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% थे, चार्ज करिए डेप्रिसिएशन 10% मशीनरी पर। वैल्यू जो है स्टॉक की 31 मार्च की, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक है, वहाँ जो दे रखा है वो ओपनिंग स्टॉक है, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है 75,000 रुपये का। प्रोविजन बनाइए 10,000 रुपये का रिजर्व के लिए और 15,000 रुपये बनाइए डिविडेंड के लिए। इस पर्टिकुलर इसके बेसिस पर आप बनाइए, और इस पर्टिकुलर बेसिस पर और एडजस्टमेंट के बेसिस पर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। वही आंसर नंबर 30, आंसर सॉल्यूशन नंबर 30। अब देखो न्यूमेरिकल पार्ट कर रहे हैं तो सॉल्यूशन लिखिएगा, सॉल्यूशन नंबर 30। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, सबसे पहले सेल लिखी, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखा जो एडजस्टमेंट में दे रखा था, ओपनिंग स्टॉक लिखा था जो आपको पर्टिकुलर में दे रखा था, परचेज लिखी, वेजेस लिखा। अब इसमें से ये तीनों आइटम माइनस करें तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट नीचे ट्रांसफर हो गया। आपको इंटरम डिविडेंड दे रखा था, आपने यहाँ लिखा, सैलरी आपने माइनस करी, बैड डेट आपने माइनस करा, इंश्योरेंस माइनस करा, रेंट माइनस करा, डेप्रिसिएशन आपने निकाल लिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये वर्किंग नोट आपको बनाना है क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बनाइए, तो ये निकाल लेंगे। फिर नेट प्रॉफिट आ गया आपका। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपका बन गया। अगला क्या था उसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ गया। ये जो नेट प्रॉफिट यहाँ निकल के आया इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया आपने 1,36,000 रुपये को। प्रोविजन फॉर रिजर्व उसने कहा था बनाइए, तो प्रोविजन फॉर रिजर्व बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो यहाँ बनाया 10,000 रुपये का, यहाँ बनाया 15,000 रुपये का, तो आपका कितना बचा एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट 1,11,000 रुपये। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बन गया, आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बन गया। एक अकाउंट और पूछा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो भी देख लिए। कुछ भी नहीं है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ से क्रिएट हुआ या बैलेंस शीट हो गया, इसका बन गया। तो बेसिकली आपका ये था, ये पेपर था ना काफ़ी इजी था, क्योंकि हाँ लेंथी था लेकिन इजी था। पेपर हार्ड नहीं कह सकते, पेपर इजी था लेकिन लेंथी था, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था। और यहाँ पे आपने ये देखा कि न्यूमेरिकल पार्ट के साथ थ्योरी भी जुड़ी हुई थी, लगभग थ्योरी भी काफ़ी ज़्यादा आसान थी। तो बेसिकली ये है कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, आप न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी के लिए भी तैयार होना चाहिए। और दूसरी चीज़, थ्योरी काफ़ी आसान थी तो थोड़ा थ्योरी पे भी फोकस रखिए। और थ्योरी अकाउंटिंग में ऐसा होता है, हम अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल करते हैं तो हमारी थ्योरी ऑटोमेटिकली उसके साथ क्लियर होती जाती है। तो इंपॉर्टेंट थ्योरी ही पूछी गई है आपसे, कोई ऐसी थ्योरी नहीं थी जो इंपॉर्टेंट ना हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है जो बताई जाती है पढ़ाते में, ये पढ़नी चाहिए, तो वही थ्योरी पूछी गई है आपसे। और पेपर को किस तरह से रिप्रेजेंट कराया जाता है बोर्ड में, वो अच्छे से आप देख लीजिएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन स्टार्ट करा, आंसर नंबर ऊपर 27 लिखा, फिर दोबारा 27 लिखा, फिर इसको आंसर को दोबारा लिखा। तो इस तरह से भी आप करेंगे, इस तरह से ही आप करेंगे, ठीक है। जैसे मैं ये कोई, जैसे मैंने एक थ्योरी के क्वेश्चन करे, आंसर नंबर 12 करा, तो आंसर नंबर 12 यहाँ लिखा, फिर 12 यहाँ लिखा, फिर उसको प्रॉपर यहाँ लिखा, फिर 2 लाइन छोड़ के फिर मैंने यहाँ लिखा बड़ा, फिर यहाँ लिखा, फिर इसका आंसर लिखा। ठीक है, इस तरह से आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। ठीक है, इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है आपके अपने बोर्ड में। तो अच्छे से तैयारी करिए, बेस्ट ऑफ लक। आज की वीडियो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।